नमस्कार, मैं हूं अमितेश और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए बीएसपी कैंडिडेट उमेश सिंह हैं। उमेश सिंह छात्र राजनीति से सक्रिय राजनीति में आए हैं। बीएचयू के छात्र संघ महामंत्री रहे हैं। अन्ना टीम में इन्होंने एक महती भूमिका अदा की। अन्ना आंदोलन को एक सुव्यवस्थित रूप देने में। प्रोफेशन की अगर बात करें उमेश सिंह की, तो यह एक वकील है। लंबे समय तक दिल्ली में यह लीगल प्रैक्टिस करते रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर बात की जाए तो पीएचडी इन्होंने लॉ में की हुई है और अब गाज़ीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ रणनीति है, क्या तैयारियां हैं, विरोधियों को कैसे काउंटर करेंगे, इन सब मुद्दों पर सीधे इनसे बातचीत करते हैं। उमेश जी, बातचीत की शुरुआत यहीं से हो। आपने नामांकन दाखिल कर दिया है, 2 सेट में दाखिल किया है। क्या आपकी ओर से भी कोई डमी कैंडिडेट नॉमिनेशन करेगा? नहीं, 2 सेट मैंने अपना ही दाखिल किया है। डमी उसमें नहीं है। डमी तो दूसरे नाम से भरवाया जाता है। वो डेट ख़त्म हो गई। नहीं, मैं उसी संदर्भ में पूछ रहा हूं कि नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था। क्या आपकी ओर से भी किसी सब्स्टिट्यूटिव कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट का नामांकन कराया गया है? और नहीं कराया गया तो आप क्या इसकी ज़रूरत नहीं समझते थे? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत होती नहीं है। ये तो लोगों के मन में एक भ्रम रहता है। अच्छा। और वो अपना प्रयास जो अपने से एक्स्ट्रा एफर्ट जो लोग करते हैं, तो वो कुछ गाड़ियों, कुछ एजेंट्स के चक्कर में कुछ कैंडिडेट का भरवा देते हैं। हमारे पास तो पर्याप्त गाड़ियां हैं। जितनी चुनाव आयोग दे रहा है उतनी भी नहीं चलेंगी मेरी। तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ जब पब्लिक चुनाव लड़ाती है ना, तो सारी चीज़ें आप मिनिमम रिसोर्स में चुनाव लड़ लेते हैं। आपके राजनीतिक विरोधी अब हो गए हैं। कभी आप ही के सिंबल से एमपी बने थे अफजाल अंसारी। उन्होंने अपनी बेटी को 2 सेट में नामांकन कराया है, एक निर्दल के तौर पर, एक समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। खुद भी वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार हूं। गाज़ीपुर की सियासत किस दिशा में जाती आपको दिख रही है? देखिए, कोई भी पार्टी जब सभी प्रत्याशी अपने पार्टियों द्वारा घोषित कर दिए जाते हैं, लड़ाई तभी बनती है। ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के तो प्रत्याशी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से अभी सस्पेंस बरकरार है। अच्छा, आने दीजिए। तो इस सस्पेंस का आपको क्या लगता है? आपके राजनीतिक विरोधियों को नुकसान हो रहा है कि लाभ हो रहा है? देखिए, अब ये 10 दिन में कौन सा चुनाव प्रचार होगा? अभी तक वो अपनी लड़ाई, देखिए पिछले 5 साल से भाईजान सिर्फ अपने मुकदमों में परेशान रहे हैं। कभी सांसदी बचाने में, कभी अपने पर्चा को वैध ठहराए जाने तक अभी उनकी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। उन्होंने बेटी को मैदान में ला दिया है। बिटिया है, जैसे भाईजान की बिटिया तो हमारी भी बिटिया, लेकिन वो डिम्पल यादव नहीं है। आई है मैदान में, वो भी आ सकती है। अनुभव की ज़रूरत है। अभी उसे चलने दीजिए, सीखने दीजिए। कभी उसका भी समय आएगा। हम उसके लिए शुभकामना करते हैं कि भविष्य उसका उज्जवल हो। आज अभी वो आज कहीं नहीं है परिदृश्य में, और न वो इस चुनाव को ठीक से लड़ पाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन अफजाल अंसारी तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। उन्होंने इंडिया गठबंधन के बैठक में इंट्रोड्यूस कराया, कहा कि हाईली क्वालिफाइड है। और पारिवारिक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भाई हमारी बेटियां हैं, सबसे बड़ी बेटी है हमारी, राजनीतिक वारिस को संभाल लेगी। हमें लगता है कि डिम्पल यादव से ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होगी, लेकिन अफजाल जी की निगाह में तो डिम्पल यादव बिल्कुल परिवार से होने के नाते सब कुछ उनके पास था। तो ये भी असल में यही देश का दुर्भाग्य है कि राजनीतिक व्यक्ति भी जनता को अपनी थाती, अपनी पूंजी समझने लगा है। और सोच रहे हैं कि हम चुनाव लड़ते रहे, हम सांसद लड़ते लड़ाते रहे तो हमारी बेटी लड़ेगी। वारिस है, एक भाई का बेटा घोसी में है, दूसरे का मोहम्मदाबाद में है। इन्होंने घोषित किया कि तीसरी, मतलब जनता जागीर है उनकी। राजनीति में परिवारवाद तो कोई नया है नहीं, जनता जागीर है उनकी, ये भूल है उनकी। और जो लोग हर बाप को अपने बच्चे में, कहते हैं ना कि हर बाप को अपना बच्चा सबसे सुंदर दिखता है, और यही शायद धृतराष्ट्र की माया है। धृतराष्ट्र ने भी यही सोचा और सब कुछ जंग करा दी, घर ही फूट गए। तो ये जो धृतराष्ट्र रूपी आज आपको परिदृश्य देखने को मिल रहा है, यह कमजोरी होती है। न्यायप्रिय लोग ऐसा निर्णय कभी नहीं करते।
क्या करना चाहिए था आपकी नज़र में, क्या बेहतर रहता है जिसको कि वो करते तो शायद आप भी उनको अप्रिशिएट करें? ये उनका परिवार है, वो सोचे कि क्या करना चाहिए। चलिए, एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है, मुझे लगता है कि अभी पूछ लेना चाहिए, आगे हम बातचीत को ले जाएं उससे पहले। जो विपक्षी हैं और ख़ास तौर से अफजाल अंसारी की बात कर लें, वो अपने बयानों में बीएसपी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है क्या? क्योंकि अभी आप यहाँ से इस्तीफ़ा भी नहीं दिए हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट भी ले लिए हैं, लड़ भी रहे हैं, फॉर्म ए भी लेकर के नामांकन भी जो अपना फाइल कर दिए हैं, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर बना हुआ है क्या बीएसपी को लेकर? नहीं, ये तो हमने भी देखा था कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही कि प्रणाम करके बगल हो लिए। मेरे खिलाफ बोलने को कुछ है नहीं उनके पास, नहीं तो वो तो जब मोदी, जोगी, एलजी साहब और सब पे लपट रहे हैं। पार्टी की नीतियों रीतियों पर भी नहीं घेर रहे हैं ना बीएसपी देखिए, बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ भी किसी के कमेंट करने लायक नहीं है। एक आदर्श पार्टी, एक आदर्श परिकल्पना के साथ गरीबों, शोषितों, वंचितों के लिए जो लड़ रही है, उनका विकास ही जिनका उद्देश्य है, उस पर कोई क्या बोलेगा। हम बहुत प्रलोभन नहीं देते, कोई झूठा नारा नहीं देते, हम वो मैनिफेस्टो नहीं देते जो कागजी होता है, जो जनता के साथ छलावा होता है। हम तो बस हकीकत बात करते हैं और सत्य कभी परेशान नहीं होता। आकाश आनंद पर डिसिप्लिनरी एक्शन आपके पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ने ले लिया। बहुत सारे कार्यकर्ता इस डिसिप्लिनरी एक्शन का हवाला दे करके अपनी नाराज़गी भी जाहिर कर रहे हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन के बीच में जिस तरीके से एक्शन लिया गया उनके ऊपर, इसके कई तरह के निहितार्थ हो सकते हैं, ये सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, अलग अलग दृष्टि से अलग अलग लोग सोच सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो प्रश्न उत्तर तो दोनों आप कर रहे हैं कि अलग अलग ढंग से अलग अलग सोच सकते हैं। नहीं, लेकिन आप स्पेसिफिक क्या सोचिए? मैं उस निर्णय कमेटी में नहीं हूँ, मैं भी अपने एक नज़रिए से सोच सकता हूँ। तो आपके नज़रिए को ही जानने के हम क्रम में ये पूछ रहे हैं। देखिए, पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो सोच समझ के लिया है, हम निर्णय के साथ हैं। लेकिन इससे ये एलिगेशन भी तो हो रहा है कि भाई अगर बीजेपी के ऊपर अगर सीधे अटैक नहीं किए रहते तो शायद इस तरह का हार्श एक्शन नहीं लिया जाता। देखिए, बीजेपी पे तो अटैक मैं उनसे तगड़ा कर रहा हूँ। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि बीजेपी का मैनिफेस्टो कुछ और नहीं, झूठ का पुलिंदा है। पिछले 10 साल में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। ये गुजरात लाबी ने देश को बर्बाद किया है, राजनीतिक दुष्कर्म किया है देश की जनता के साथ। स्थापित भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को उसने हाशिए पे डाल दिया है। आप रमन सिंह को ले लीजिए, वसुंधरा राजे को ले लीजिए, शिवराज चौहान को ले लीजिए, मतलब ऐसे तमाम नाम होंगे जिनको कि स्थापित लीडरशिप को। अगला नंबर आप योगी आदित्यनाथ के भी ले लीजिए, 7 साल से मुख्यमंत्री है और चलती है दिल्ली से सरकार। तो ये जो डिफरेंसेज है, ये जो मोदी शाह का गेम है, इसको पब्लिक समझ चुकी है। और दशा 10 साल, दिशा 40, दशा बीत गई, उनकी पूरी हो गई। 10 साल पूरा, उनका भी खेल खत्म, अखिलेश का भी खेल खत्म। अब बहुजन समाज पार्टी ही आने वाले दिनों में, क्योंकि नीतियों और सिद्धांतों के बगैर कोई पार्टी इस्टेब्लिश नहीं हो सकती। उन्माद कै दिन रहेगा, हिंसा से कै दिन जीतोगे, आतताइयों की सरकार कब चलेगी, कब तक चलेगी। जो ये आप परिदृश्य देख रहे हैं ना, बड़े कमज़ोर और कायर लोग थे। सरकारी एजेंसियों, कोई पुलिस का सहारा, कोई गुंडों का सहारा लेके लोग चल रहे हैं। दोनों के माइंडसेट क्रिमिनल है। एक थोड़ा आदमी पॉलिटिकल चाहिए। आपको जनादेश मिलेगा इस बात को लेके कितने प्रतिशत में बताइए, आप कितना कन्विंस है खुद, अगर अपना असेसमेंट करें आप तो? देखिए, 2 चीज़ें हैं। जब जनता वोट देने जाती है तो सबसे पहला काम वो ये देखती है कि कोई व्यक्ति मेरे संबंध का है कि नहीं, मेरा परिचित है कि नहीं। मतलब दोस्ती है, परिचय है, तो वो फिर सब कुछ छोड़ देती है। संबंधों का बड़ा मजबूत कड़ी होती है संबंधों की। और यकीन मानिए, गाजीपुर के हर गांव में 25% लोग मुझसे डायरेक्ट संबंध रखते हैं। 25% लोग हर गांव में, गाजीपुर जिले के 25% लोग मुझसे सीधा संपर्क रखते हैं। तो संगी साथी हमारे मजबूत हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो दूसरे नंबर पे लोग देखते हैं
कि अमुक हमारी क्षेत्र का है कि नहीं, कि हम सुबह उठ के पकड़ लें, कभी भी मिल लें। क्षेत्रीयता में भी समझ लीजिए 15 किलोमीटर रेंज में हमारे घर के, मतलब आप नंदगंज से लीजिए, सादियाबाद सादात होते हुए मऊधा नईडी, अब चले जाइए पतरही बॉर्डर तक, खानपुर और गंगा गोमती के किनारे तक। यहाँ के लोग मुझे अपने घर का समझ रहे हैं। ये यहाँ भी मैं मजबूत हूँ। तीसरी चीज़, जब ये दोनों नहीं मिलती है तो आदमी देखता है कि प्रत्याशी कौन योग्य है। जनता में घूमने पे मुझे लगता है कि इसमें भी मैं सबसे ऊपर हूँ। चौथी चीज़ कि अगर ये सब भी नहीं मिला तो आदमी जात खोजता, वोटर जात खोजती है कि किस जात का है, तो उस जात के मामले में भी मैं सबसे मजबूत हूँ। मेरी जात गाजीपुर में 3 लाख से ज़्यादा है, तो मैं उनका भी दुलारा हूँ। और 5वें नंबर पे पार्टी आती है। जब ये सारी क्राइटेरिया जनता वोट देने में कसती है, कहीं नहीं मिलती तो पार्टी को दे दो। तो ये जो 4 क्राइटेरिया, और पार्टी में भी मैं सबसे मजबूत हूँ। दुनिया में बहुजन समाज पार्टी के जैसा संगठन खोजे नहीं मिलेगा। इतने लॉयल, इतने ईमानदार, इतने डिसिप्लिन्ड। बड़े एलिगेशन लगते हैं कि फलाने पार्टी की बी टीम है, पैसा लेकर के ये जो है कि तमाम तरह के जो है कि चीज़ों को लेकर के भी आरोप लगता है। क्या कहेंगे? देखिए, आरोप तो लोग विपक्षी लगाएंगे, लेकिन आरोप की सत्यता तो प्रमाणित कसौटी पे होती है, वो जनता ही है। तो आप जो सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि कितने प्रतिशत आपको उम्मीद है, तो आप 5 कसौटी देख लीजिए। क्षेत्रीयता में हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस लोकसभा के नहीं हैं, तो उनको ये भी लाभ नहीं मिलेगा, क्षेत्रीयता उनके साथ नहीं जुड़ेगी। जाति में उनसे ज़्यादा हम हैं, उनके दूना संख्या हमारी है, ये भी लाभ नहीं मिलेगा। पर्सनालिटी के रूप में हमारा एक आंदोलन का इतिहास है, अनुभव है राजनीतिक क्षेत्र का। पढ़ाई लिखाई तो अलग की चीज़ है, वो तो एक अलग, पढ़ाई लिखाई का मतलब राजनीति से नहीं होता। राजनीति क्षेत्र का अनुभव राजनीतिक क्षेत्र का अलग है। 35 सालों का इतिहास रहा है, उसमें भी हम मजबूत हैं। जाति हमारी मजबूत, संगी साथी हमारे, जाति हमारी, और वोट हमारा हाथी का, ये सब बड़े मजबूत है। क्षेत्रीयता हमारी, सब कुछ हमारे साथ है। तो 100% हम मान रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। इसमें कहीं कोई बीच में बाधा आ रही है, कुछ है ही नहीं है। 100% बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो ये थे उमेश सिंह, बीएसपी कैंडिडेट, जिनसे हमने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि चुनाव में बीएसपी की क्या रणनीति रहने वाली है। अमितेश कुमार सिंह, न्यूज़ 24, गाजीपुर।